शुरू में पॉपुलेशन कम था, तो पॉपुलेशन कम रहने पर स्वाभाविक है कि जो फूड मटेरियल है, जो खाद्यान्न है, उसकी आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया, स्वाभाविक है, हमारे जब इंडिया में देखते हैं कि जो मुगल कालीन इंडिया है, तो उस समय की जनसंख्या 11 करोड़ 12 करोड़ के आसपास है। लेकिन आगे बढ़ते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वही जनसंख्या दिखाई देता है कि 40 करोड़ के आसपास हो गया, और आज हम 140 करोड़ के आसपास हैं। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे खाने के सामान की आवश्यकता अधिक बढ़ती है। और जो इंडिया में जो स्टेपल फूड है मुख्य रूप से, वो है राइस और व्हीट। ऑल्दो राइस और व्हीट ये बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है। अगर हम हिस्टोरिकल बात करें तो व्हीट का एविडेंस जो मिलता है वो मेहरगढ़ में मिलता है। व्हीट का एविडेंस, व्हीट एविडेंस मेहरगढ़ में। लेकिन अगर यही राइस की बात करते हैं तो हम राइस देखते हैं कि राइस बेलन घाटी में, कोरडीवा में राइस कल्टीवेशन के एग्जाम्पल मिलते हैं। हड़प्पा में भी हम लोथल वगैरह में देखते हैं कि धान के भूसे वगैरह इस सब का एग्जाम्पल मिल रहा है। लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खाद्यान्न की आवश्यकता अधिक पड़ने लगी, और खास करके आफ्टर इंडिपेंडेंस समस्या और गंभीर होने लगी। तब जनसंख्या रैपिडली बढ़ने लगा, और 60s में तो एक ऐसा समय आया कि जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। एक बार हम लोगों को ये हुआ कि हाँ, उपवास लोग करें, और उपवास के आधार पर ये करें कि उस समय ताकि खाद्यान्न हम माने फौज को खिला सके, जो हमारे सीमा पर बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए हम खाद्यान्न एक शाम उपवास रखकर उन लोगों के लिए हम व्यवस्था करें। ये स्थिति आ गई। तो उस समय बाहर से भी हमको व्हीट लेना पड़ा। PL 480 के तहत बाहर से व्हीट आए। वहीं अमेरिकन जो व्हीट आया, हालांकि बड़ा ही वो खराब क्वालिटी का था, लेकिन वही टाइम था कि इंडिया में भी लोगों को लगा कि हाँ, ये चीज़, ये काम करना चाहिए, इस सेक्टर में काम होना चाहिए। और ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ MS स्वामीनाथन के द्वारा, और व्हीट का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा। और ये प्रोडक्शन बढ़ने में आज भी सतत जारी है। इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये सारे प्रोडक्शन हर तरह के बढ़ रहे हैं। और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने में देख रहे हैं कि हमारे जो भी नए टेक्निक हैं, जो बायोलॉजिकल टेक्निक हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी है, इसका रोल काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर या जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो वास्तव में पहले देखते हैं कि जहाँ प्रोडक्शन कम था तो उस समय वो सारे वाइल्ड वेराइटी थे जो लंबे समय से उगते हुए आ रहे थे। तो वाइल्ड वेराइटी का भी अपना एक फीचर होता है कि जो भी वाइल्ड वेराइटी होता है किसी भी क्रॉप का, तो वाइल्ड वेराइटी में ये होता है कि उसमें डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस रहता है, उसमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने की क्षमता होती है, और वह नेचर के अधिक अनुकूल होता है। अब हम मान लीजिए कि समय के साथ अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमको हाई यील्ड का हमको प्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें कि यील्ड अधिक हो। मौसम में वेरिएशन के चलते तेज हवाएं चलती है, तो वैसे फसल जो गिर जाते हैं जमीन पर, तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो प्लांट में स्टैंडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, स्टैंडिंग एबिलिटी हो। अगर सूखा पड़ता है तो ड्रॉट रेसिस्टेंस होना चाहिए, सूखा में सर्वाइव करने की क्षमता होनी चाहिए। वैसे ही मान लीजिए कि कहीं अगर बराबर कहीं 2 फीट 3 फीट कहीं पानी लगा रहता है, तो वैसा राइस होना चाहिए जिससे कि डंठल काफ़ी बड़ा हो और ऊपर आकर के वो अपना फ्लावरिंग फ्रूटिंग दे सके। तो स्टैंडिंग एबिलिटी, डिजीज रेसिस्टेंस, ड्रॉट रेसिस्टेंस, हाई यील्ड, ये सारे चीज़ जरूरी हैं कि उसमें हो, ये क्वालिटी हो, ताकि वो प्लांट बेहतर कर सके, बेहतर प्रोडक्शन कर सके। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी वैसे प्लांट में जहाँ की ये सारे कैरेक्टर हैं, अगर उस जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में 2 तरह के टेक्निक होते हैं। एक तो रैंडम टेक्निक होता है कि बहुत सारे काम किए, उसमें से कोई हमको अपनी डिजायर्ड चीज़ मिल गया, और एक होता है किसी स्पेसिफिक जगह पर कट किए पर्टिकुलर जीन में। सपोज कीजिए कि कोई जीन हाई यील्ड के लिए अधिक रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को हम उस पर्टिकुलर जीन में ला करके इनकॉर्पोरेट कर दिए, वहाँ पर जोड़ दिए, इसके बाद से वहाँ पर हाई यील्ड होने लगा। अगर कहीं देख रहे हैं कहीं हमारा छोटा प्लांट है, हमको चाहिए बड़े बड़े हाइट वाला प्लांट चाहिए, तो कोई भी टॉलनेस के लिए जो भी जीन से रिस्पॉन्सिबल होगा वहाँ ला करके उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो उससे हमारा ये हो सकता है। कहीं मान लीजिए कि उसके डिजीज रेसिस्टेंस के लिए कोई चीज़ अगर कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो उस जीन को ला करके वहाँ पर हम कर देंगे।
लेकिन ये रैंडम भी होता है और स्पेसिफिक कट भी होता है। तो पहले रैंडम होता था, लेकिन अब स्पेसिफिक कट की बातें होने लगी कि खास जो डिजायर्ड सेगमेंट है उसको लाओ और वहाँ पर जोड़ दो। यह एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कई इंजाइम और कई प्रोसेस, इसमें कई चीज़ें होती है जो भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये बायोलॉजिकल टेक्निक है, यही बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसी चीज़ों पर विशेष रूप से चर्चा होती है। तो वैसे प्लांट होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। लेकिन अब बाहर के जो भी प्लांट, हमारे बाहर भी एक काम चल रहे हैं, कई ऐसे चीज़ देखेंगे हम कि प्रयोग हुए और काफ़ी उल्टे भी हो गए। जैसे कि रशियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, बायोलॉजिस्ट बहुत बड़े, जेबी कार्पिचेंको। और जेबी कार्पिचेंको ने चाहा कि एक वैसा प्लांट तैयार करें जिसमें कि मूली भी हो और गोभी भी हो एक ही प्लांट में। एक ही प्लांट में ऊपर गोभी का फूल आ जाए और नीचे गोभी का और नीचे मूली का जड़ आ जाए। तो मूली का जड़ भी हो जाएगा एक ही प्लांट में, ऊपर गोभी भी हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, ऐसा हुआ कि वो उल्टा निकल गया, नीचे इसका गोभी का जड़ हो गया और ऊपर मूली का पत्ता हो गया। ये काम ही, तो इस ढंग के चीज़ भी काफ़ी हैं। खैर, अब तो इसमें मॉडिफाइड जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हैं, इसमें काफ़ी अधिक डेवलपमेंट हो चुका है। और ख़ास करके यूएस में, क्योंकि उनके पास कहीं से भी लोग होते हैं, हायर कर लेते हैं, अधिक पैसे हायर करके अपने लोगों को रखे हुए हैं। तो यूएस में काफ़ी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्लांट वगैरह इस तरह के काफ़ी अधिक हो गए हैं काम वहाँ पर। और इसके चलते वो चीज़ चाहते हैं कि हम बाहर में एक्सपोर्ट करें। इंडिया कुछ चीज़ को, जैसे बीटी कॉटन वगैरह है, उसको परमिट किया है, लेकिन खुद हम लोग अभी परमिट नहीं कर पा रहे हैं कि बाहर का वैसा कोई प्लांट आए जो कि इंडिया में आ करके, क्योंकि अभी वो आएगा तो आकर के क्या समस्या करेगा है कि इन्वायरमेंट में, ये हम नहीं जानते। दूसरा चीज़ कि वो हमारे लिए कितना फ्रेंडली होगा, नहीं होगा, ये भी हम नहीं जानते हैं। तीसरी बात कि उसके सीड के लिए हमको बार बार डिपेंडेंट होना पड़ेगा, बाहर पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ये भी हमारे लिए घाटे का चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ किसान जो हैं वो लंबे समय से एक ही सीड को यूज करते हैं, लंबे समय से एक ही सीड को यूज करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि मेज का हाइब्रिड सीड हम यूज करते हैं, लेकिन हाइब्रिड सीड को नेक्स्ट ईयर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हाइब्रिड सीड है, तो हाइब्रिड सीड में अगर सपोज कीजिए कि ये हाइब्रिड सीड हुआ और हाइब्रिड सीड में फिर जब नेक्स्ट ईयर जब जो उसमें जो फ्रूटिंग होता है, तो फ्रूटिंग होने के बाद से जो ये 1/4 तो छोटे वैरायटी हो जाते हैं और ये 50% ही रह जाता है जो कि हाइब्रिड का ये है, और फिर ये कैरेक्टर आ जाता है। तो इस ढंग से प्रोडक्शन कम हो जाता है, या अन्य जो फायदे लेने हैं, मान लीजिए कि हाइब्रिड सीड में हम लोग को वो फायदे नहीं मिल पाते हैं, तो सीड पर भी हमारी डिपेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। हमारे लिए वो कितना बेनिफिशियल होगा या कितना हार्मफुल होगा, ये भी हम अभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी प्लांट है, तो बाहर से अभी हम इंपोर्ट नहीं करें, बाहर के देशों का हम इसमें सहारा नहीं लें, खास करके अमेरिका जो चाह रहा है उसके हम चंगुल में नहीं फंसे। धन्यवाद।